इस खबर के प्रायोजक हैं कन्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। पूरी दुनिया में सेक्स एजुकेशन स्कूली पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। युवा मस्तिष्कों को वयस्कता के बारे में शिक्षित करने के लिए उन्हें उनके कम उम्र से ही इस मामले में संवेदनशील बनाने और जागरूक करने हेतु शिक्षा देने की आवश्यकता होती है। हालांकि कभी कभी स्कूल स्तर की यौन शिक्षा पर्याप्त नहीं होती है, क्योंकि यह केवल सैद्धांतिक होती है। जब हम स्कूल खत्म करने के बाद बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो यह हमारी मदद नहीं करता है। सेक्स एजुकेशन की अधिक जानकारी प्राप्त हेतु JCI नागपुर स्माइल द्वारा महिला सक्षमीकरण के उपलक्ष्य में नागपुर के भिलगांव स्थित आशा माथुर के घर पर मन की बात एडवोकेट रूपा मिश्रा के साथ इस कार्यक्रम द्वारा प्राप्त किए। मुझे बहुत खुशी है कि ये मंच प्रदान किया आपने। जब मैं जाऊं तो यहाँ से मन हल्का करके जाऊंगी। मेरा एक ही बस आपसे अनुरोध है कि मेरे नाम के आगे एडवोकेट हटा दीजिएगा, क्योंकि यदि एडवोकेट है तो मैं सिर्फ आपको एक रूड वे में सिर्फ लॉ से रिलेटेड कुछ बातें कह जाऊंगी कि ये होगा, सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा तो आपको ये करना है, आपको सिर्फ उपाय बताऊंगी। परंतु कहते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, बचाव बेटर है। तो हम जब मन की बात कह रहे हैं तो मतलब हमें बचाव पे बात करनी चाहिए। उपाय लास्ट स्टेज होता है और इसके लिए जिम्मेदार और सबसे मेन जो होता है, जो बचाव कर सकता है, वो है नारी शक्ति, क्योंकि वही एक फर्स्ट टीचर है अपने बच्चों की। ये सेक्सुअल हैरेसमेंट क्यों होता है, उसके कारण में ही उसके उपाय भी निहित हैं। हमारा दृष्टिकोण, हमारे गलत दृष्टिकोण, हमारा देखने का नजरिया गलत है। हम अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते कि आप लड़की और लड़के में भेद करते हैं। हम लड़कों को कभी नहीं सिखाते कि आपका एक लड़की की तरफ क्या, एक नारी की तरफ क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। फिर सामाजिक, पारिवारिक सबका असहयोग मिलता है। एक सेक्सुअल हैरेसमेंट जो होता है, किसी औरत के मर्जी के बिना उसको टच करना, उसे कुछ कम्युनिकेशन करना, गलत कम्युनिकेशन करना, पोर्नोग्राफी करना, कुछ कमेंट्स करना, भद्दे कमेंट्स करना, ये एक रेप का ही एक दूसरा पहलू है। आजकल सरकार ने भी इस फील्ड में बहुत कार्य किया है। आपने देखा होगा निर्भया केस, उसके बाद में बहुत कानून में बदलाव हुए। कई सेक्सुअल हैरेसमेंट को रेप में भी परिवर्तित किया जाता है, उस सेक्शन में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर विशाखा गाइडलाइंस है, जिसे वर्क प्लेस में, क्योंकि औरतें कहीं भी होती हैं, कहीं पर भी अफेक्टेड होती हैं, पब्लिक प्लेस पे, आपके ऑफिसेस में, स्कूल में, कॉलेज में, पड़ोस में, घर में, कहीं पर भी औरतें जो है सेक्सुअल हैरेसमेंट से अफेक्ट हो सकती हैं। उसके लिए वर्क प्लेस में विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू एक कमेटी बनाई जाती है। मगर और यदि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, उसके उपाय हैं, मगर बचाव नारी शक्ति को ही करना है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। एक औरत जब सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो मानसिक रूप से हर तरीके से अपने को अकेला महसूस करती है। जब मुझे ये टॉपिक मिला तो मैंने यही सोचा कि आज मुझे मेरी मन की बात कहने का मौका मिलेगा कि मैं भी इफेक्ट हुई हूं, मैं भी सेक्सुअल हैरेसमेंट की रोज इफेक्ट होती हूं। शायद मैं किसी के साथ बिजनेस करने जाती हूं तो वो भी मुझसे कुछ चाहता है, वो मुझे मतलब मुझे इनडायरेक्ट में कहा जाता है कि आप मेरे साथ बिजनेस कर रही हैं तो वो रिलेशन तो हो ही जाएगा। ऐसे कई मौके आते हैं लड़कियों को, कॉलेज में, स्कूल में, हर जगह।
नारी को समझना होगा, एक हिरन होता है जिसके अंदर कस्तूरी होती है और वो इधर उधर भटकता है। उसे ये नहीं पता होता कि कस्तूरी मेरे अंदर है। वैसे ही नारी को भी पता होना चाहिए कि सारी शक्ति, सारा समाधान, हर चीज का समाधान उनके अंदर है, उनके पास है। वो इतनी शक्तिमान है कि वो हर चीज, जब वो एक जीवन को उदय करती है तो वो एक जीवन के लिए लड़ती है, तो वो सब कुछ कर सकती है। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? यदि आप मुझे लीगल टर्म्स में जानना चाहते हैं कि हाँ ये उपाय क्या है सेक्सुअल हैरेसमेंट के, मैं वो भी बताऊंगी, परंतु उससे ज्यादा उसके बचाव के तरीके हमें ही ढूंढने होंगे। क्योंकि एक बच्चा, यदि बच्चा होता है अफेक्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट से, एक औरत होती है, कभी कभी मर्द भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि मर्द नहीं होते, मगर उनकी परसेंटेज बहुत कम है। नारी ही सबसे ज्यादा होती है और हम नारी उसको मिसयूज भी करती हैं, कानून का मिसयूज भी करती हैं कभी कभी अपने फायदे के लिए। वो भी ठीक नहीं है। मगर जब नारी इससे अफेक्ट होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट से अफेक्ट होती है, तो टूट जाती है। कारण क्या है? क्योंकि उसे मालूम है कि सामाजिक तौर पे, पारिवारिक तौर पे मुझे सहायता नहीं मिलेगी, असहयोग रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक असहयोग भी होता है, आपको सपोर्ट नहीं मिलता। आप पुलिस स्टेशन जाना नहीं चाहते क्योंकि आपको लगता है कि मुझे हीन भावना से देखा जाएगा। आज भी मैं अपने मन की बात नहीं कह पा रही हूँ, कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी एक ये है। यदि मैं कहना चाहूँ कि मुझे कैसे सेक्सुअली मैं हरेस्ट हुई, तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगी कि कहीं ना कहीं मेरे मन में भी एक भावना है जो ना बोल पाऊं मैं। तो औरतों को बोलना होगा, खुल के किसी को बोलना होगा। और नारी की ही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा हेल्प नहीं करती। वो हमारा जो सोच है उसे छोड़ना होगा, हमें उसे सामाजिक सहयोग देना होगा। एक सेक्सुअल हरेस्ड पर्सन को, बच्चों को पहले से एजुकेशन देना होगा। हम उन्हें सेक्स एजुकेशन नहीं देते। सेक्स एजुकेशन बहुत जरूरी है, जो अब स्कूलों में थोड़ा थोड़ा शायद शुरू हो रहा है, मगर बहुत जरूरी है। हम अपने बेटे को भी, जैसे बेटियों को सिखाया जाता है कि ये पहनो, ऐसा नहीं बैठो, वैसा नहीं खड़े रहो, हमें बेटे को भी देना चाहिए कि आपको एक लड़की को किस तरह से देखना है। यदि हम भेदभाव करेंगे लड़का और लड़की में, तो वो असमानता की भावना उनमें रहेगी और वही कारण होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट का। अब मैं चाहूंगी कि आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड या कोई भी बात पूछनी हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैम, मैं जानना चाहती हूँ कि जो जैसे अभी ये तो कॉमन है कि सेक्सुअल हरासमेंट हो गया, ठीक है, लेकिन उसके बाद लड़कियों का जो पुनर्वसन कहा जाता है, बट समाज में अगर ऐसी पीड़ित लड़कियां निकलती है तो उनको बहुत स्लैंग लैंग्वेजेस में बोला जाता है, बुरी तरह से देखा जाता है। और ये महिलाएं ज्यादातर करती है। मतलब कोई नहीं चाहता कि अगर किसी के साथ किसी भी तरह का बुरा हादसा हुआ है, क्यों सच्चाई तो किसी को उसके पीछे की पता भी नहीं होती है क्या हुआ है, लेकिन अगर कोई जिंदगी वो वापस जीना चाहता है और कुछ बनना चाहता है, अपने आप को समाज में खड़ा रखना चाहता है, तो मैं दो बातें आपसे जानना चाहूंगी। क्या उसे हक है समाज में वापस अपनी एक प्रतिभा बनाने का? और उस ऐसे जो लोग जो टीका टिप्पणी करते हैं, इनके लिए क्या कानून कहीं पर है कि इनके ऐसे लोगों पर भी रोक लगे तो आने वाले समय में शायद लड़कियां दब के घर में नहीं बैठी रहे या सुसाइड कर लेती है बहुत बार, तो वो ना हो। सेक्शन आर्टिकल 14 और 21 हमें समानता का, मर्दों के साथ समानता का, हमारे जीवन जीने का हमें हक प्रदान किया गया है। जो हक हमें हमारे संविधान से मिला है उसे कोई नहीं रोक सकता। एक लड़की को भी अपना जिंदगी जीने का हक है। ये एक बीमारी है,
ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी ऐसी बीमारी है जो करता है वो बीमार होता है, मगर पीड़ित उससे जिसके साथ सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है वो पीड़ित कहलाता है, जबकि करने वाला इंसान बीमार होता है। मगर पीड़ित कौन कहलाता है, सफरर कौन होता है, वो लड़की होती है। तो ये हमें समझना होगा, शायद मर्दों से ज्यादा औरतों को समझना होगा। हम आपस में ही एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, अच्छा इसके बारे में, इसका रेप हुआ है, अच्छा इसका सेक्सुअल हरेसमेंट हुआ है। यदि वर्किंग प्लेस पे होता है तो हम बात करते हैं, अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में हम उसे हेल्प नहीं करते। यदि वो सच्ची है तो हम उसे हेल्प नहीं करते, मगर ये चीज नहीं होना चाहिए। यदि उसके साथ हुआ है कल आपके साथ भी होगा। सबसे बड़ी गलती हमारी है हमारी चुप्पी। हम चुप रहते हैं। कई बार सामाजिक हम पे दबाव होता है, पारिवारिक दबाव होता है कि ऐसा मत बोलो, बेइज्जती हो जाएगी घर की, ऐसा मत करो नहीं तो घर का बेइज्जती हो जाएगी, लड़की की शादी नहीं होगी। ये कब तक होगा? ये छोड़ना होगा। कानून तो है, कानून तो है, मगर मुझे आप एक बात बताइए, यदि मैं कह रही हूं कि मेरे साथ में कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है, तो मैं कितनों पे केस करूं? मैं कितनी बार एफआईआर करने जाऊंगी? एक बार, दो बार, उसके बाद मैं ही बेइज्जत हो जाऊंगी कि ये तो हर बार आती हैं, छूटा करती होंगी। हमें एक पहलू नहीं देखना है। अब जब आपने मुझे मन की बात कही है, यदि लीगल टर्म्स में कहेंगे तो तरीके हैं, मगर लीगल में भी मैं आपको बताती हूं कि कई बार सेक्सुअल हैरेसमेंट के सच्चे केसेस को भी सच साबित करने के लिए हमें उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं बीइंग एन एडवोकेट आपको बोल रही हूं कि एक सच्चे केस के लिए मुझे कई बार उसमें बढ़ा चढ़ा के और बहुत सारी मतलब झूठ बोलना पड़ता है, तब वो हर्टिंग होता है। बीइंग एन वुमन, एक औरत होने के नाते वो मुझे हर्ट करता है कि मुझे मेरा सच साबित करने के लिए मुझे लड़ना पड़ रहा है। आपको लड़ना ही पड़ेगा, मगर सच कभी ना कभी बाहर आता है, मगर सच्चाई के लिए बहुत लड़ना पड़ता है। तो इसके लिए सेक्स एजुकेशन, हमें लड़कियों को बचपन से वैसा बनाना चाहिए, हमें लड़कों को भी अपने बचपन से वैसी शिक्षा देनी चाहिए। और लीगल से ज्यादा, लीगल क्या है, जब हो जाता है उसके बाद क्योर करने का तरीका है, मगर प्रिकॉशन हमारे पास है। तो तरीके हैं, लीगली आपको रास्ते हैं, आप उनको रोक सकते हैं। मगर जो सफरर है, जैसे आपने कहा, क्या उसको जिंदगी जीने का हक नहीं? बिल्कुल है, मगर उसको सपोर्ट आपने करना होगा। मैम, आपकी जो आपने एक फाउंडर मेंबर हैं, जो आपने बनाया है, आपने मीटू सुना होगा। मीटू में मुझे वो बहुत पसंद आया, क्योंकि वहां पे औरतों ने जब बोला ना तो उनका मन हल्का हो गया, और वो लड़ाई लड़ने का पहला स्टेप है। मगर मीटू जो है मैम, वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी की औरतों के लिए था। आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आप जो हैं, आप लोग कुछ कर सकते हैं उन औरतों के लिए जो अपने खेतों में सेक्सुअली हरेस्ड होती हैं, जो अपने परिवार में सेक्सुअली हरेस्ड होती हैं। उनका एक सपोर्ट भी आपको बहुत, एक आपका टच कि हम हैं आपके पीछे, बहुत मायने रखता है। बाकी लड़ाई तो इंसान अपने अकेले लड़ता है, मगर जब उसे लगता है ना कि आपके पीछे कोई खड़ा है, फिर वो लड़ जाता है। और लीगल में है, आपको कानूनी प्राविधान है, मगर कितनी बार आप तो कई बार अफेक्ट होंगी, हर दिन अफेक्ट होंगी। कितनी बार आप जाइएगा, अपना काम छोड़ के आप कितनी बार एफआईआर करिएगा? हर दिन होते हैं। स्कूल से जो शुरुआत होती है, कॉलेज से जो शुरुआत होती है, वर्किंग प्लेस, पब्लिक प्लेस, हर जगह। आपने कहा प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर।
लाइन तो बहुत अच्छी है, पर मुझे ये बताइए कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होने के पहले हम कैसे जान पाएंगे कि हमारा वो वहाँ पर सेक्सुअल हैरेसमेंट होने वाला है, और उसके लिए हम किस तरह से प्रिकॉशन ले पाएँ? हमारा सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, हाँ, और उससे हम कैसे प्रिकॉशन लेंगे? वर्किंग प्लेस पे या पब्लिक प्लेस पे तो हमें पता, पब्लिक प्लेस पे हमें पता चल जाता है कि कोई कमेंट्स कर रहा है। स्कूल कॉलेजेस में भी एक टच करता है या कोई टिप्पणी करता है तो हमें पता चल जाता है, मगर घर में भी कभी कभी पता चल जाता है, आस पड़ोस में भी पता चलता है, मगर आप जिसके साथ कार्य करते हैं या जिसके साथ रहते हैं, कई बार उसके हमें पता नहीं चल पाता कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है। फॉर एग्जाम्पल, वर्किंग प्लेस में कैसे पता चलेगा कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है? यदि कोई कुछ देख रहा है, अपने वीडियो देख रहा है, सेक्सुअली कुछ गलत चीज देख रहा है, यदि वो पर्सनली देख रहा है, इट्स ओके, दैट इज नॉट सेक्सुअल हैरेसमेंट। मगर वो किसी को दिखा के यदि दिखा के कर रहा है कि पर्टिकुलर जानबूझ के वो मुझे दिखा रहा है कि मैं पर्टिकुलर देखूं उस चीज को, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। कि एक जेंडर के कारण, कि मैं एक महिला हूं इसलिए वो मेरे ऊपर कोई कमेंट्स करे या मुझे टच करे या मुझे कुछ दिखाने की कोशिश करे या प्रमोशन के नाम पे या कोई भी चीज का लालच में वो मुझसे कुछ डिमांड करे, एक गलत डिमांड करे, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो आपको बहुत ही बारीक लाइन होती है जिससे हमें पता नहीं चल पाता कि ये सेक्सुअल हैरेसमेंट है एक्चुअली। और उसे रोकने का तरीका ये है कि मगर वो तरीका इतना ऐसा है जहां पे हम जो हैं वो खो देते हैं, हम जो अंदर से हैं उसे वो हमें खोना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को इतना रूड बना दिया कि सामने वाला मुझसे कोई गलत बात ना कर पाए, मगर उसके लिए मुझे मैं रूड हो गई कि मैं किसी को हिम्मत ही ना करने दूं कि वो बंदा मुझसे कोई गलत बात कर सके। और फिर भी वो मगर इतने ढीठ होते हैं कि उसके बाद भी मैं हर दिन सफर करती हूँ, फिर भी मुझे वो सुनने मिलता है। तब मैंने सोचा कि मेरे पिता ने एक बात कही थी कि आपको इनके बीच में ही रहना है। मैं एचआर फील्ड से भी हूं, तो मैंने कम से कम 20,000 एम्प्लॉइज को मैं डील करती थी ऑल ओवर इंडिया। तो मुझे ये था कि मुझे इनके बीच में रहना है, मैं हर किसी लड़ाई नहीं कर सकती, मुझे इनके बीच में रहना है। तो मुझे एक बीच का रास्ता निकालना है, क्योंकि मुझे अपनी नौकरी भी नहीं गंवानी है और मुझे काम भी करना है और मुझे इनको सफल भी नहीं होने देना है। तो मैं जब मैंने अपने आप को रूड बनाया तो मैं अंदर से अपने को बहुत घुटन महसूस करती थी कि मैं जो हूं मैं नहीं हूं, मैं वो जी नहीं पा रही हूं, वो मेरी मजबूरी है। परंतु मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कभी बेटी, कभी बहू बनकर, कभी मां बनकर, सबकी सुख दुख का ख्याल रखकर जो अपना फर्ज निभाती है वो नारी कहलाती है। और जो नारी है वो इसीलिए नारी है क्योंकि वो सब सह के फिर भी सबके लिए करती है। तो हमें वो रास्ता निकालना है। रूड होना एक रास्ता है कि कोई हमसे वो गलत बात ना कर पाए, और यदि करता भी है, मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी बीइंग ए लेडी, कि यदि मेरे से कोई कहता भी है तो मैं अपने कंडक्ट से उसे सब बता देती हूँ कि प्लीज मैं ऐसी नहीं। समय लगता है परंतु उसे मैं बता देती हूँ कि नहीं, मुझे प्लीज ये वापस रिपीट मत करिएगा।
क्योंकि रिपीट करना मतलब वो सेक्सुअल हैरेसमेंट। यदि म्यूचुअल है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है ना। और उसके बाद भी ना माने तो डायरेक्ट बोलिए। फिर डायरेक्ट बोलना होता है कि भाई ठीक है, हम नहीं चाहते ये चीज, मगर ठीक है, ओके, हम आपसे जब एक वर्किंग प्लेस पे यदि हैं तो फिर भी उससे एक नॉर्मल बिहेवियर ही करिए आप, ताकि उसे भी फील ना हो। अंदर से तो उसे फील होगा और होना ही चाहिए, मगर सामने सबके उससे वो आप एक नॉर्मल बिहेवियर रखिए जिससे आप अफेक्टेड हैं, परंतु उसे अंदर से समझा दीजिए कि नहीं, ना बोलना सीखिए। हमारी चुप्पी ही सबसे बड़ा कारण है। ना बोलना सीखिए। हम चुप हो जाते हैं कि हम किसी की बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, बेइज्जती नहीं, हम अपनी इज्जत कर रहे हैं। ना बोल के हम अपनी इज्जत कर रहे हैं। मैं लतेश्वरी काड़े, बाय प्रोफेशन मैं सोशल वर्कर भी हूँ। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जो मैं सबके सामने डिस्कस नहीं कर पाती। मेरा एक क्वेश्चन, मैं आपको जो क्वेश्चन पूछूंगी, हो सकता है कि आपको एज अ लॉयर थोड़ा बुरा लगे, बट मुझे वो क्लियर करना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे उसके बारे में नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं उस फील्ड में, उस लोगों में, लेडीजों में मैं वर्क करती हूँ। एक्चुअली जब लेडीज पे कोई अत्याचार होता है और पुलिस केस होती है, ओके, जब पुलिस केस होती है तो दोनों साइड से 2 लॉयर रहते हैं। एम आई राइट? अगर किसी के ऊपर हरासमेंट होता है, एक जिसपे हरासमेंट होता है वो, और जो हरासमेंट करता है वो, 2 पार्टीज होती हैं। जब पुलिस केस होती है मैम, तो दो लॉयर होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो रियल बाजू में बात करता है, जो लेडीज के तरफ, क्योंकि लेडीज अपनी मन की भावना आगे बताती हैं, और जो हरासमेंट करता है वो एक दूसरी पार्टी रहती है, उसे भी कोई एक लॉयर सपोर्ट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है मैम कि केस सॉल्व होने के बाद में क्यों ना जो गलत चीज को जो लॉयर साथ देता है, उसके लिए कभी आज तक के कभी कानून बना है? मुंबई में एक अटैक हुआ था, कसाब पाकिस्तान से आया था। मैं एक दूसरा पॉइंट आपको सिर्फ समझाने के लिए बोल रही हूँ। आपको पता है, कसाब को भी वकील दिया गया था, लीगल एड दिया गया था। वो हमारे संविधान में है कि जब तक हम उसे कानूनी सहायता नहीं देंगे, उसका केस कोई नहीं लड़ना चाहता था, मगर तब तक वो जिंदा रहता। उसको उसकी वहां तक पहुंचाने के लिए उसे लीगल एड देना जरूरी था कि हमने उसको, उसका पक्ष सुना गया। ये हमारा संविधान है, आप नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है कि औरतें गलत होती हैं, और अब औरतें भी लॉ की बहुत मिसयूज करती हैं, है ना। तो क्या उनकी तरफ से कोई मर्द, मतलब कोई एडवोकेट नहीं होना चाहिए? हाँ, आपकी बात, एक बात सही है। कई बार ऐसा होता है कि जो सच्चा होता है वो साबित नहीं कर पाता और सफरर हो जाता है, तो सबसे बड़ा हरेसमेंट होता है। ये हमारी जो कानून बहुत बने हैं, मगर जो हमारा प्रशासनिक स्ट्रक्चर है, जो उसका इम्प्लीमेंटेशन है, जो कानून का, लॉ का जो इम्प्लीमेंटेशन है, वो गलत है। हमारा जो सिस्टम है वो गलत है। हमें अपना सिस्टम चेंज करने की जरूरत है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। आप कह रही हैं एडवोकेट नहीं होता, उन पे केस नहीं हो सकता क्योंकि वो उनका पक्ष रख रहे हैं। हाँ, वो अपने क्लाइंट को जिताने के लिए बहुत कुछ झूठ सच करते हैं, मगर उसके बिना कोई चारा भी नहीं है। वो हमें हमारे संविधान ने दिया है। सफरर होती हैं औरतें, और वहां बहुत ज्यादा सफरर होती हैं। और एक बात और है, जो सच्ची केसेस होते हैं वो शायद उजागर ही नहीं होते। आज जितने केसेस हैं वो ज्यादातर मिसयूज करने के लिए औरतें आगे आती हैं।
और जिनके साथ होता है शायद उनको वो कानून के प्रावधान भी नहीं पता होते कि हमें ये हक मिला है, हमें ऐसा लड़ना चाहिए, जिसके लिए आपको मैम आगे आना चाहिए। जैसे ये एक टॉक शो रखा है, शायद बहुत कुछ जो नहीं पता होगा हम में से किसी को, आज थोड़ा सा पता चलेगा। ये कई जगह पे करने चाहिए, ऐसे टॉक शोज होने चाहिए। गुड इवनिंग मैम, मैं जेसी गुरप्रीत तुली। मेरा क्वेश्चन है कि अभी तक हम लोग सिर्फ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं लेडीज लोगों के ऊपर में, कि लेडीज लोगों के साथ होता है तो क्या करना चाहिए, क्या कानून है, क्या एक्ट है। बट अभी मुझे ये जनरेशन में ऐसा दिख रहा है कि जेंट्स लोगों के साथ भी हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लेडीज लोगों को बहुत सारी आजादी कानून में मिल चुकी है। अब मुझे बताइए कि जब कोई लिव इन में रहता है, रिलेशन में रहते हैं, तो दोनों सहमति से रहते हैं, दोनों की सहमति होती है। लेकिन जब वो लड़की उसकी सहमति के साथ में अपने पूरे रिश्ते निभाती है, जब उस लड़की को वो लड़की के साथ में नहीं रहना है, तब वो बोलती है कि इसने मेरे साथ में जबरदस्ती किया। और कानून लड़ता है किसके लिए? लड़की के लिए। पर वहां पे तो हैरेसमेंट लड़के का हुआ है ना। लड़का अगर जबरदस्ती करता तो आप 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 15 दिन आप उसके साथ कैसे रहते हो? तो इसके लिए भी कोई कानून है क्या? सेक्सुअल हैरेसमेंट एक मर्द का भी हो सकता है, उसके जेंडर के लिए इस कानून का एक ही है कि असहमत, मतलब बिना उसके सहमति के एक जेंडर का दूसरे जेंडर या सेम जेंडर में भी एक जेंडर के कारण उसका सेक्सुअल जो हैरेसमेंट होता है वो कानूनी अपराध है। तो एक मर्द का भी होता है और उसको भी वो कानून वही न्याय देता है जो एक औरत को मिलता है। हाँ, शायद उन्हें साबित करने में शायद ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि औरतें अच्छे से मिसयूज कर सकती हैं। जब वो अपने पे आती हैं तो कानून का बहुत अच्छी तरह मिसयूज कर सकती हैं। तो ताकत तो लगानी होती है, मगर कानून सेम है, उन्हें भी न्याय मिलता है, बिल्कुल मिल सकता है और मिलना ही चाहिए। और औरतों को समझना होगा कि हम इसका मिसयूज ना करें। वही सेम बात फिर हो जाती है, जिसके साथ होता है वो आगे नहीं आता, और जिस एक्चुअली जो होता है, जिसको मिसयूज करना होता है, वो सबसे ज्यादा वो केसेस आज कोर्ट में पेंडिंग है। छोटे छोटे बच्चों का रेप हो रहा है, ज़्यादा बच्चियों का। ये बढ़ ही रहा है, ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ ही रहा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं ऐसे कि ये रेप हो ही ना, रोक सकते? थोड़ा जटिल क्वेश्चन है इसको रोकने का तरीका है स्कूल से। एक तो पहले घर से, सेम नारी शक्ति से शुरू होता है। माँ पहली टीचर होती है कहते हैं। बचपन से ही लड़कों को लड़कियों को दोनों को सेक्स एजुकेशन आपने देना चाहिए। आजकल स्कूलों में बैड टच और गुड टच बताया जाता है। आपको भी बताना है कि रिश्ते में भी कोई आपको एक बड़ी होती हुई बच्ची 14 साल की, गलत तो है मगर फिर भी कह रही हूं कि कोई गोदी में बैठाए या कुछ करे तो बच्ची को समझ में आए कि ये बैड टच है या गुड टच है। तो ये एक माँ ही सिखा सकती है। फिर सेक्स एजुकेशन आपको देना चाहिए, स्कूलों में भी देना चाहिए और देते ही हैं, आजकल दिया जाता है। और उस पे खुलकर बात करना चाहिए, बच्चों को खुल के बात करना चाहिए कि क्या होता है। जब तक उन्हें पता नहीं होगा ना, बच्चे देखते हैं, पोर्नोग्राफी देखते हैं, आजकल तो बहुत सीरियल्स देख रहे हैं, मूवीज देखते हैं, वो टच करते देखते हैं, वो चीज उन्हें अच्छी लगती है क्योंकि अच्छा दिखा रहे हैं, टीवी में तो अच्छा दिखा रहे हैं। उनके साथ कभी किसी ने टच किया तो वो चीज उन्हें अच्छी लगेगी। तो वो चीजें, उसका दूसरा साइड भी आपको उसको दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या होता है। हर एज के बच्चे को आने के पहले, आजकल स्कूल में 6th की 7th की बच्चियों को मेंसेस आने के पहले
बताया जाता है कि आपके साथ क्या होने वाला है, तो उसके साथ में उनको सेक्स एजुकेशन भी देना चाहिए कि मेंसेस आने के बाद में क्या परिवर्तन आता है लड़कियों में। और उनको ये भी फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट जब उनकी ग्रोथ होती है तो जिस तरह उनको देखा जाता है, जिस तरह से उन पे टिप्पणी की जाती है, उनको मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग करना होता है, क्योंकि उन पे जो भद्दे कमेंट्स होते हैं ना, वो बच्चा रोता है कि उसके ग्रोथ के ऊपर किसी ने कमेंट्स किया है, तो वो बच्चा ना अपने को हीन समझता है कि मुझे उस पे क्यों टिप्पणी की गई। तो आपको बच्चे को समझाना है। अब रेप कैसे रुकेगा? ये तो हमने अपना एजुकेशन दे दिया बच्चों को, मगर सामने वाला कैसा है वो हमें नहीं मालूम। उसके लिए हमें अपने बच्चों को, स्पेशली लड़कियों को, सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए। उन्हें कई तरीके सिखाने चाहिए। ये तो हम जानते ही हैं कि आजकल मगर बहुत जरूरी है सेल्फ डिफेंस सिखाना। और रास्ते में जब बच्चे चलते हैं उनको सिखाना चाहिए कि आप पहचानो सामने वाला कैसा है, घर में भी कैसा है, कोई कैसा है, उसे डिफरेंशिएट करना आना चाहिए लोगों में। ये हम बचपन से जब बोलते जाएंगे, पिंच करते रहेंगे, रोज थोड़ा थोड़ा शिक्षा देते जाएंगे, तो वो अपने एज में आते आते बच्चा समझता है उस टॉपिक पे। फिर उसके बाद कानून तो बहुत हैं। यदि हैदराबाद में, मैं कैमरे के सामने कह रही हूँ, मगर आपने कहा मन की बात, तो यदि मेरे मन की बात कहें तो हैदराबाद में जो उन आरोपियों के साथ हुआ था वो सबसे बेटर तरीका था। और निर्भया कांड के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद भी निर्भया कांड में उसको न्याय मिलते मिलते उस मां को 7 साल लग गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने के बाद ये हमारा सिस्टम है, तो इसके अगेंस्ट में हमें आवाज उठाना चाहिए। कानून तो बहुत हैं, मगर कानून नहीं, सिस्टम पे हमें आवाज उठाना चाहिए। हम अपने बच्चों को तो सिखा देंगे, मगर दूसरा पहलू को कैसे सिखाएंगे? क्या लगता है आपको शक्ति कायदा जब से महाराष्ट्र में लागू हुआ है, क्या शक्ति कायदा का फायदा इस बार जो है महिलाओं को मिलेगा? फिर से बोलिए। शक्ति कायदा का लाभ, शक्ति कायदा जो है अमल में लाया गया है महाराष्ट्र सरकार की ओर से, क्या ये शक्ति कायदा का लाभ जो है महिलाओं को मिलेगा? फिर वही बात आती है, सेम बात आती है। ये तो देखने वाली बात है। हर कानून का, हर कायदे का फायदा होता है, मगर उसका जो सिस्टम है, यदि वो सिस्टम के बहुत सारे लूपहोल्स होते हैं, उस कानून को सफल होने देने में सिस्टम का बहुत योगदान होता है। और वो कानून सफल होगा या नहीं होगा, वो सिस्टम के लूपहोल पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है। कानून तो बहुत बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे, उसमें भी चेंजेस आते रहेंगे, मगर उस कानून का कितना 40%, 50%, 60% इफेक्ट पड़ेगा, मगर फिर भी 40% हम पे डिपेंड करता है, सिस्टम पे डिपेंड करता है। कानून आपने बना दिया, मगर एक रेप पीड़ित जब जाती है FIR करने पुलिस स्टेशन में, उसे जो सफर करना पड़ता है पुलिस स्टेशन में, वो उस रेप से भी डबल रेप होता है। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक रेप पीड़ित को मैं सपोर्ट करने गई थी पुलिस स्टेशन, और उन्हें नहीं पता था मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूं, क्योंकि मैं नहीं बताती कि मैं वकील हूं, क्योंकि मैं प्रैक्टिस नहीं करती हूं। मैं सिर्फ कोट, काला कोट उस दिन पहनती हूँ जब मुझे किसी औरत को न्याय दिलवाना होता है। अदरवाइज मैं एक HR हूँ और मैं एक लीगल हूँ। कोर्ट में सिर्फ नारी को, औरतों को न्याय देने के लिए करती हूँ। मुझे आपको विश्वास नहीं होगा कि पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर, इंक्वायरी ऑफिसर,
जो उस मर्द से पैसे खा चुकी थी, उसने मुझे कहा कि आप ये दोनों का कंप्रोमाइज करवाइए। मैंने कहा कि वो लड़की पीड़ित है, वो नहीं करना चाहती। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि मुझे जेल में डालने की कोशिश हुई। मुझे ऐसे पकड़ा गया था और मुझे गिटिगदान पुलिस स्टेशन में, मैं नाम नहीं लेना चाहती उस लेडी पुलिस का, उन्होंने लिटरली मुझे अंदर करने की कोशिश किया और मुझे उन्होंने धमकी दी कि नेक्स्ट डे सैटरडे संडे है, 2 दिन आप अंदर रहिएगा। मैंने कहा ठीक है। देखिए, मैं आपको सीक्वेंस बता रही हूँ सेक्सुअल हैरेसमेंट का। फिर जब मैंने कहा मैं एक वकील हूं, मैंने अपने बार काउंसिल में जब फोन किया, मेरे बार काउंसिल के कई एडवोकेट आए थे मेरे हेल्प के लिए, तब ये बातें, मतलब जब मैंने कहा कि मैं एडवोकेट हूं, तब वो लेडी ने मेरा हाथ छोड़ा है। आप सोचिए कि सच्चाई के लिए मैं लड़ने गई और मेरे साथ मैं पीड़िता होने जा रही थी। उसके बाद फिर सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है कि जो मेरे मदद के लिए आए थे वो मेरे से कुछ फेवर चाहते हैं क्योंकि वो मेरे मदद के लिए आए थे। दिस गोज ऑन गोज ऑन गोज ऑन। आप डेली सफर हो रहे हो, इसका कोई अंत नहीं है। मैं डेली होती हूं और यहाँ बैठी हर औरत समझेगी अंदर ही, अपने दिल के अंदर, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से थोड़े या ज्यादा में अफेक्ट हुई है। और मैं तो आज अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया और मैंने ये अपने दिल की बात कही जो मैं आज तक किसी से नहीं कह पाई थी। ये शायद मैं पहली बार बोल रही हूँ, इसलिए इस मंच का और तुली मैम आपका, स्पेशली रितु मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये पूछना है, हाँ, मेरा नाम रोहिणी कमलेश गजबिया है। मुझे ये क्वेश्चन पूछना था मैम से कि जैसे मेरे हस्बैंड है तो उनके मतलब कोई ऐसे अगेंस्ट उनके बोले, मतलब लेडीज क्या एक हाथ मतलब लड़की है तो लड़की के बारे में बोले कि उस आदमी के पास नहीं जाने देना है, मतलब वो आदमी वैसा नहीं है, उस नेचर का नहीं है। पर अपन जैसे एक औरत रहती है, बात मतलब कभी भी सामने भी, तो वो ऐसे बोलेंगी कि ये आदमी अच्छा नहीं है, इस आदमी के पास नहीं जाने देना। उसके अगेंस्ट अपन ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या अपने आदमी के लिए, अपने आदमी के प्रोटेक्ट के लिए? क्या हमारा आदमी वैसा नहीं है, मेरे हस्बैंड वैसे नेचर के नहीं है, तो भी हम ऐसे मतलब दूसरी औरत ऐसे उनको बोल रही है कि वो उस नेचर के है करके, तो हम एक लेडीज है, हम वाइफ है उनकी, तो हमको भी बुरा लगेगा उस बारे में, क्योंकि हम भी जानते हैं हमारे आदमी का नेचर कैसा है, तो हमको बुरा लगेगा। तो हम मतलब ये नहीं बोल सकते ना कि लेडीज को नहीं, तो उनके लिए कुछ ऐसा कानून है क्या, हमको उनके लिए कुछ प्रोटेक्ट? ने जो सवाल किया सेम मैं भी करना चाह रही थी कि कैसा होता है कि एक इंसान बुरा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन कुछ जेलेसी में या कुछ पास्ट उनका ऐसा होता है कि भाई क्या हुआ ये इनको नहीं मालूम मेरे साथ, लेकिन उसको कहीं से सुनकर फिर उसकी बदनामी करना अड़ोस में पड़ोस में, सामाजिक इस पे, वैसे तो समाज के ठेकेदार बोलते हैं खुद को, हम सोशल वर्कर है, हम कार्यकर्ता है, हम बहुत बड़े ये है वो है, लेकिन ऐसे ही लोग कई लोगों को जीने नहीं देते, उनका पास्ट खुड़ेद के निकालना, लोगों को बोलना देखो वो ऐसी वो वैसा। तो मतलब वो जो गजबिया भाभी का सवाल है सेम मेरा ये है कि क्या ये जो लोगों की बदनामी करते हैं, 2 साल हुआ पहले या 5 साल हुए पहले कोई इंसिडेंस होता है या हफ्ते भर पहले कोई इंसिडेंस होता है, तो वो ये लोग बदनामी करना शुरू कर देते हैं नेबर्स में, अगर कलीग्स है तो ऑफिस वर्किंग प्लेसेस पे, बिजनेस है तो वहाँ बिजनेसेस में। तो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग जो जिनका लेना देना कुछ नहीं है, जैसे अभी समझ लीजिए एक केस है वो कोर्ट में चल रहा है, इनका केस है मेरे अगेंस्ट में, ये हम एक दूसरे से लड़ेंगे और इसका फैसला कोर्ट देगा, लेकिन यहाँ समाज के ठेकेदार फैसला आने से पहले अपने फैसले देते। तो ऐसे सामाजिक अतत्व
है ना, जो गंदी मेंटालिटी के लोग होते हैं, इनके लिए कोई सजा का प्रोविधान है या इनके लिए हम कोई कानून यूज कर सकते हैं कि ये हमारी, क्योंकि जो हरासमेंट बोलते हैं ये सिर्फ सेक्सुअल नहीं होता है, ये मेंटल हरासमेंट भी होता है, ये एक हार्ट को टच होने वाला एक परिवार का सहयोग जो शायद इनके केस में उनको मिला हुआ है, उनके पति को। सबसे बड़ा बात होता है विश्वास। ऐसी चीजों से घर भी टूटते हैं। यदि एक वाइफ को विश्वास नहीं हो तो घर भी टूटते हैं। तो जहां एक पति को अपनी पत्नी से ही सहयोग मिल गया, एक विश्वास मिल गया, तो वो आधी जंग तो वो वहीं जीत गया। रह गई बात कानूनी, यदि आपने जैसे कहा कि यदि कोर्ट में केस चल रहा है तब तक कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी कहलाता है। यदि कोई कमेंट्स यदि केस पे किया जाए, उसके अगेंस्ट में किया जाए तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तीसरा कंप्लेंट कर सकते हैं। हाँ, तीसरा ये होता है कि आप एक एफआईआर कर सकते हैं। उसमें बहुत तरीके हैं कि आप एक एफआईआर कर सकते हैं कि ऐसे कारण से मेरा परिवार भी सफर हो रहा है, पति अफेक्टेड है, ठीक है, उन्होंने कुछ किया, वो अफेक्टेड है, अलग बात है, मगर एक एफआईआर या शिकायत आप कर सकती हैं कि इस कारण से मेरे बच्चे या मैं क्यों अफेक्ट हो रही हूं, इनके बोलने के कारण, या ये इंसान मुझे रोज पिंच करता है या ऐसे कमेंट्स पास करता है जिसके कारण मेरे बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं या हम मेंटली अफेक्ट हो रहे हैं। आप शिकायत पुलिस में कर सकती हैं। कान्हान एग्रोविजन फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, यह कंपनी नागपुर जिला कृषि विभाग के गटशेती सन 17-18 योजना में जुड़कर ग्रुप फार्मिंग, अत्याधुनिक मशीन से खेती, जैविक खेती और अनाज की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर अच्छे किस्म की फसल पैदा करने में किसानों को सुविधाएं और प्रचार प्रसार कराती है। अनाज उगाने से लेकर तो अनाज क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टेक्स पैकिंग, राइस मिलिंग जैसी सुविधाएं किसानों को कम भाव दिलाती हैं। यहाँ किसानों की फसल की प्रोसेसिंग कर सीधे किसान से ग्राहक तक घर पहुँच सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिस वजह से किसानों की आय में वृद्धि होगी और ग्राहक को मिलावट फ्री अनाज मिलेगा। इस कंपनी में अच्छी किस्म का स्वादिष्ट जय श्री राम चावल, DRK2 चावल, ब्राह्मण चावल, ब्लैक चावल, गेहूं आदि उपलब्ध हैं। यह कंपनी सालवा रोड, नीलज, कान्हान तहसील, पारशिवनी, जिला नागपुर में स्थित है। अधिक जानकारी के लिए हमें आप हमारे वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं www.kanhanfarmerproducercompany.in। हमारा मोबाइल नंबर है कमलेश भोयर 9923594551, राजेंद्र बड़ 8329273752, अभिजीत फरसोली 9373217626।